हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर के अंदर हम जो इंटीग्रेशन का पार्ट पढ़ रहे थे उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इंटीग्रेशन के अंदर हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इसका लास्ट पार्ट है इंटीग्रेशन का, और हो सकेगा तो हम लोग इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन फिजिक्स भी पढ़ लेंगे। तो देखिए, इंटीग्रेशन का हमने जो जो नियम पढ़े थे उन नियमों के अंदर एक नियम ये भी होता है कि अगर आप किसी भी समाकलन की सीमाओं को बदल रहे हो, कैसे कि जैसे आपके पास कोई एक है, ए से बी तक आपको समाकलन करना है। आपके पास एक फलन है एफ एक्स डी एक्स। इसका मीनिंग क्या हो गया कि आप एफ एक्स का इस फलन का एक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो। तो जब हम इस फलन का इसके सापेक्ष समाकलन करते हैं तो समाकलन से जो राशि अपने पास आ जाएगी, अगर इसके अंदर हम लोग सीमाओं को बदलना चाहें, जो निम्न सीमा है उसको हम लोग बोल दें कि वो हो गई उच्च सीमा, और जो उच्च सीमा थी वो हो गई निम्न सीमा। तो अगर हम सीमाओं को आपस में बदल दें, यानी उच्च सीमा की जगह निम्न सीमा और निम्न सीमा की जगह उच्च सीमा हम लोग लिख दें, तो जो समाकलन का मान है वो समाकलन का मान उतना ही आएगा, लेकिन यहाँ पर चिन्ह जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो किसी भी समाकलन के अंदर जब सीमाओं को परस्पर बदला जाता है तो सीमाओं को परस्पर बदलने पर यहाँ पर साइन जो है वो क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। ये समाकलन का एक अलग नियम होता है। अब अगर हम लोग बात करें कि कोई भी आपके पास निश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन का मीनिंग है कि आपके पास कोई ऐसा समाकलन है जिसका मान ज्ञात करना हो और उसके अंदर आपको सीमाएं दी हुई हो। तो सीमा के अंदर जो समाकलन होता है उसे हम बोलते हैं निश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन में समाकल या समाकलन नियतांक को लेना जरूरी नहीं होता, को लेना जरूरी नहीं होता। निश्चित समाकलन अगर आपके पास है कोई क्वेश्चन के अंदर, तो उसके अंदर जो समाकलन नियतांक होता है अपना, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, उस समाकलन नियतांक को लेना जरूरी नहीं होता है। जैसे हम लोग एक नियम जो है, एक क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे, उसके अंदर इन दोनों ही नियमों के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो देखो, अगर आपके पास एक कोई क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है y बराबर एक फलन है आपके पास x की घात 3 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, या फिर मैं बोल दूं एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका आप लोगों को समाकलन करना है। अब इसका हम लोगों को समाकलन करना है तो इसके समाकलन के अंदर हमें सीमा जो है वो दे रहा है अगला, x बराबर 1 से लेकर x बराबर 2 तक, और इस सीमा के अंदर इसका समाकलन करना है। तो इस सीमा के अंदर हम अगर इसका समाकलन करें तो देखो क्या लिखेंगे, मैं बोलूँगा समाकलन y का किसके सापेक्ष कर रहा हूँ, x के सापेक्ष, क्योंकि x के पदों में फलन है, x के सापेक्ष समाकलन, सीमा है 1 से लेकर 2 तक। मान रखें अगर इसका, तो मैं लिखूंगा समाकलन 1 से लेकर 2 तक, y का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया आपके पास, dx आ गया। अब हमने क्या बोला कि अगर मैं इन सीमा की जगह उच्च सीमा लिखना चाहूँ और इस सीमा की जगह निम्न सीमा लिखना चाहूँ तो समाकलन का मान जो है वो क्या हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा समाकलन, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग अलग से माइनस समाकलन 2 से 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर dx। ये हम लोग इसको अलग से लिख सकते हैं। अगर हम लोग 1 से 2 जो है उसको लिखना चाहें 2 से 1, तो समाकलन हमें उस रूप के अंदर मिल जाएगा। अब देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें
तो ये तो आप लोगों को बात क्लियर है कि समाकलन की सीमाएं जब आपस के अंदर बदली जाती है तो चिन्ह किसका आ जाता है, माइनस का चिन्ह आ जाता है, एक एडिशनल एड हो जाता है। अब समाकलन नियतांक की हम लोग बात करें तो देखो इसका समाकलन करते हैं, तो इसका समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, तो एक्स की घात 2 का समाकलन एक्स की घात n के फॉर्मूले से हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स की घात 2 + 1 बटे में 2 + 1, ठीक है, माइनस में 1/x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाऊं तो x की घात -2 और x की घात -2 का समाकलन क्या हो जाएगा, x की घात -1 बटे में -1। और इस सब की प्लस में c मैंने यहाँ पर समाकलन नियतांक लगा दिया और लिमिट बोल रहा है 1 से लेकर 2 तक। चलिए लिमिट हमने रख ली, अब हम इसके अंदर वैल्यू रखते हैं। तो जब मैं वैल्यू रखूंगा तो पहले वैल्यू रखूंगा x की जगह 2 और उसके बाद में वैल्यू रखूंगा x की जगह 1। तो x की जगह 1 वैल्यू रखो, x की जगह 2 वैल्यू रखो, तो सीमा जो है वो किस तरीके से लिखी जाती है, तो मैं बोलूँगा सीमा जो है वो किस तरीके से रखी जाएगी। इसके अंदर पहले उच्च सीमा, माइनस का साइन लगाकर निम्न सीमा। तो पहले उच्च सीमा अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो x की जगह रखेंगे 2, तो 2 की घात 3 बटे में 3 माइनस में x की घात -1 को मैं नीचे ले जाऊं तो x की घात +1 हो जाएगी, तो 1 में x की घात +1, x की जगह मान रखना है 2 और साथ में क्या है यहाँ पर -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये। और आपके पास प्लस में c जो है वो एक्स्ट्रा है यहाँ पर, ठीक है, ये आपने रख दी उच्च सीमा। माइनस का साइन लगाकर हमें रखनी है निम्न सीमा। तो अगर मैं निम्न सीमा यहाँ पर रखता हूँ तो देखो क्या बन जाएगा मेरे पास, निम्न सीमा मैं रखूँ तो देखो क्या आएगा, x की जगह हम रखेंगे 1, x की जगह 1 रखो तो मैं बोलूँगा 1 की पावर 3 1 ही होता है अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन में x की जगह 1 और साथ में है -1, तो -1 और रखूँगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस में c हो जाएगा आपके पास। अब देखो यहाँ पर आया ये प्लस c और यहाँ पर ये आएगा -c, तो +c से -c क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए हमने बोला है कि निश्चित समाकलन में समाकलन नियतांक को लेना जरूरी नहीं होता, क्योंकि लास्ट की कैलकुलेशन के अंदर वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 कितना होता है 8/3 प्लस में 1/2 प्लस में c माइनस का 1/3 माइनस का 1 माइनस का c, तो c से तो c क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो देखो 8/3 प्लस में 1/2 और ये माइनस का 1/3 और माइनस 1, तो इसका एलसीएम अगर हम लोग लें तो एलसीएम जो है वो हम ले लेते हैं 6, तो 6 एलसीएम लूँ तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 16, प्लस में यहाँ पर कितना बन जाएगा 3, माइनस में यहाँ पर कितना बन जाएगा 2 और यहाँ पर कितना बन जाएगा 6। तो देखो यहाँ पर कितना बनेगा आपके पास आंसर, आपके पास बन जाएगा 16 और ये हो गया आपके पास 3 - 2 1 -6, 3 - 2 प्लस का 1 माइनस का 6, तो माइनस का 5 बचेगा और 16 - 5 कितना बच गया आपके पास 11/6। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर आ गया। तो मेन जो चीज़ है वो क्या है अपने पास कि निश्चित समाकलन हो, तो निश्चित समाकलन में समाकलन नियतांक को लेना जरूरी नहीं होता। और अगर आप सीमाओं को चेंज कर रहे हो, इंटरचेंज कर रहे हो, आप सीमाओं को आपस के अंदर बदल रहे हो, तो जो चिन्ह है वो कैसा आ जाता है, माइनस का चिन्ह आ जाता है। अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन जो होती हैं, इनके यूज जो होता है फिजिक्स के अंदर वो क्या क्या यूज होता है। चलिए नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है मैं कंबाइन कर रहा हूँ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को, एप्लीकेशंस ऑफ
डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन होती है वो अपने पास फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही आ जाती है। 11th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो होता है वन डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति। और एक विमीय गति के अंदर ही हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं। कैसे? मैं बोलता हूँ कि विस्थापन अगर आपके पास है तो विस्थापन का समय के सापेक्ष, विस्थापन का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर वेग प्राप्त होता है। एक बार अवकलन करने पर वेग प्राप्त होता है। विस्थापन का अगर हम लोग एक बार अवकलन करेंगे, अगर मैं विस्थापन को x से डिनोट करूं, ठीक है, तो x से डिनोट करने पर अगर मैं विस्थापन का एक बार समय के सापेक्ष अवकलन करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे वेग मिल जाएगा। इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन होती है वो क्या होती है? वेग का समय के सापेक्ष, वेग का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर, एक बार अवकलन करने पर त्वरण प्राप्त होता है। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो वेग का समय के सापेक्ष यानी dv बटे में dt एक बार अवकलन कर देते हैं तो हमें त्वरण प्राप्त हो जाता है। और त्वरण को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल a से डिनोट करते हैं। अब अगर इन दोनों को मैं एक साथ ही लिखना चाहूँ तो तीसरी जो है एप्लीकेशन वो बन जाती है, क्या बन जाएगी? कि विस्थापन का समय के सापेक्ष, विस्थापन का समय के सापेक्ष दो बार अवकलन करने पर, दो बार जो हैं वो क्रमशः हैं यहाँ पर, दो बार अवकलन करने पर त्वरण प्राप्त होता है। त्वरण प्राप्त होता है दो बार अवकलन करने पर। तो यहाँ से हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? अगर हम किसी भी राशि का दो बार अवकलन कर रहे हैं तो हम अवकलन कर रहे हैं विस्थापन का, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो जब दो बार अवकलन करते हैं तो उसको डिनोट करते हैं d2x अपॉन में dt स्क्वायर से। इसका मीनिंग क्या है? दो बार अवकलन हो रहा है, बराबर किसके होता है? त्वरण के बराबर होता है। तो ये एप्लीकेशन के अंदर तीन एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर आपके सामने है। अब इन्हीं के अलग अलग नाम भी होते हैं। जैसे इसकी हम बात करें तो अवकलन के शुरुआत के अंदर ही हमने बात की थी कि इसके और मीनिंग जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। एक मीनिंग क्या होता है इसका? अगर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें, फोर्थ एप्लीकेशन की हम लोग बात करें तो इसी को हम लोग जो है वो क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लोग लिख सकते हैं विस्थापन में समय के सापेक्ष, विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर वेग के तुल्य होती है। विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर वेग के तुल्य होती है। अगर नेक्स्ट इसकी हम बात करें तो नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर विस्थापन और समय दोनों आ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि विस्थापन समय
वक्र की ढाल विस्थापन समय वक्र की ढाल वेग के तुल्य होती है। केवल dx बाई dt का ही मीनिंग है ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी अगर हम लोग बात कर ले तो इसके अंदर देखो क्या लिख सकता हूं मैं क्या लिखूंगा, वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर त्वरण के तुल्य होती है। नेक्स्ट इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इसका मीनिंग हो जाएगा कि वेग समय वक्र की ढाल या ढाल को ही क्या बोला जाता है, ढाल को ही बोला जाता है प्रवणता, ठीक है। तो वेग समय वक्र की ढाल या प्रवणता जो है वो त्वरण के तुल्य होती है। वेग समय वक्र की ढाल या प्रवणता त्वरण के तुल्य होती है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। केवल उन दोनों लाइन का मीनिंग ही यही है कि आपको कहीं पर भी नजर आ जाए dx बाई dt इज इक्वल टू v, तो इसका मतलब है विस्थापन का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर वेग मिल जाएगा। इसी तरीके से dv बाई dt इज इक्वल टू a मिल गया, इसका मतलब हम बोलेंगे कि वेग का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर हमें त्वरण मिल जाएगा। तो ये जो 7 एप्लीकेशन हैं वो केवल उन दोनों पर बेसिस हैं। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग पता है कि डिफरेंशिएशन की बेसिक डेफिनेशन जो है उसके अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन को कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो आपको 7 टाइप के अलग अलग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। अब अगर हम इंटीग्रेशन को इसके साथ लेके चले तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बनती है वो इंटीग्रेशन की बन जाती हैं। जैसे हम 7 के बाद की बात करें, 8 की बात करें, तो हमने बोला था शुरुआत के अंदर कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो इंटीग्रेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है। तो इंटीग्रेशन का बिल्कुल अपोजिट होगा तो देखो क्या बनेगा आपके पास। मैं अगर 8 प्रॉपर्टी की बात करूं तो चलिए 8 प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो क्या होती है आपके पास, मैं बोलता हूं जैसे आपने यहाँ पर लिखा था dx बाई dt इज इक्वल टू v, ठीक है। तो अगर मैं dt को इधर ले जाऊं तो मैं बोलूँगा dx इज इक्वल टू v dt। अब मैं दोनों तरफ का जो है वो समाकलन कर देता हूं, तो इधर dx का समाकलन करूंगा तो dx का समाकलन जो है वो हमने देखा था क्या हो जाता है, x हो जाता है। इधर हमारे पास समाकलन v का कोई मान नहीं है t के पदों में, तो मैं समाकलन का चिन्ह लगा देता हूं v dt। तो इस बात का मीनिंग जो है वो क्या हो जाता है, तो 8th प्रॉपर्टी क्या होती है कि वेग और समय या फिर वेग का समय के सापेक्ष एक बार समाकलन करने पर विस्थापन मिलता है। वेग का समय के सापेक्ष एक बार समाकलन करने पर विस्थापन मिलता है। इसी तरीके से अगर हम त्वरण वाली इक्वेशन को लिखना चाहें तो त्वरण जो है वो क्या था,
dv बटे में dt बराबर a। तो इसको मैं ऐसे लिख लूं कि dv बराबर a dt को इधर ले आए हम लोग। अब दोनों तरफ का इसका इंटीग्रेशन करें, समाकलन करें, तो देखो dv का समाकलन तो क्या हो जाएगा, v बराबर समाकलन का चिन्ह लग गया a dt। तो इसका मीनिंग जो है वो क्या हो जाएगा, जैसे हमने इसका लिखा है, क्या मीनिंग हो जाएगा इसका हो जाएगा त्वरण का समय के सापेक्ष, त्वरण का समय के सापेक्ष एक बार समाकलन वेग या वेग में परिवर्तन के तुल्य होता है। अब देखो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, विस्थापन या विस्थापन में परिवर्तन के तुल्य। कैसे होगा विस्थापन में परिवर्तन, आपको बोल दे कि x बराबर xi से x बराबर xf तक कण का विस्थापन परिवर्तित हो रहा है। तो जब मैं dx का यहाँ पर इंटीग्रेशन करूँगा, तो dx का इंटीग्रेशन करूँगा तो लिमिट क्या लगाऊंगा, xi से xf। तो लिमिट रखूंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, xf माइनस xi बराबर समाकलन v dt। तो यहाँ पर जो आया xf माइनस xi वो परिवर्तन आया। तो विस्थापन, अगर प्रारंभिक विस्थापन 0 है तो विस्थापन मिलेगा, अगर प्रारंभिक विस्थापन 0 नहीं है तो मैं बोलूँगा विस्थापन में परिवर्तन मिलता है। इसी तरीके से अगर प्रारंभिक वेग 0 है तो वेग के तुल्य, अगर प्रारंभिक वेग 0 नहीं है तो वेग में परिवर्तन के तुल्य होता है। अब इन्हीं बातों का और मीनिंग जो है वो क्या हो जाएगा, इन्हीं बातों का और मीनिंग जो है वो क्या हो जाएगा। तो अगर हम 10th प्रॉपर्टी की बात करें, 10th एप्लीकेशन की बात करें, तो वो क्या बन जाएगी, यहाँ पर देखो इस लाइन का क्या मीनिंग और होता है। तो मैं बोलूँगा कि वेग समय वक्र द्वारा गिरा क्षेत्रफल, वेग समय वक्र द्वारा गिरा क्षेत्रफल विस्थापन में परिवर्तन के तुल्य होता है। विस्थापन में परिवर्तन के तुल्य होता है वेग समय वक्र द्वारा गिरा क्षेत्रफल। अगर हम नेक्स्ट वाले की, इस वाले की बात करें तो इसके लिए हम लोग यही बात क्या लिख सकते हैं, मैं लिखूंगा त्वरण समय वक्र द्वारा गिरा क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन के तुल्य होता है, वेग में परिवर्तन के तुल्य होता है। तो देखो ये जो हमने यहाँ पर 11 जो एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, ये 11 की 11 एप्लीकेशन आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड हैं, जिसके अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का यूज होता है। तीन जो पद हैं यहाँ पर 3 पद काम में आते हैं। पहला कौन सा, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, दूसरा वेलोसिटी यानी वेग, और तीसरा है आपके पास एक्सीलरेशन यानी त्वरण। इन तीनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बिना हो जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत कम होती है। तो हम लोगों को ये जो एप्लीकेशंस हैं ये ध्यान में रखनी है। अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो हम
प्रॉब्लम 11 ये जो अपने पास आई हैं ये प्रॉपर्टीज, ये जो एप्लीकेशन है, इनके बेसिस पर हम लोग एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके देखते हैं। बाकी और भी एप्लीकेशंस है, लेकिन हम सबसे पहले इनके बेसिस पर एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके चलते हैं। आपको बोलता है कि किसी भी कण का विस्थापन जो है वो है 2t-4t² प्लस में 16, ठीक है। तो कण का t बराबर 1 सेकंड पर वेग ज्ञात करो। t बराबर 1 सेकंड पर कण का वेग ज्ञात करो, ये आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके अंदर डायरेक्ट आपको कुछ ही नहीं दे रहा है कि आपको यहाँ पर अवकलन करना है या समाकलन करना है। आपको ये देखना है कि आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है विस्थापन, आपको ज्ञात क्या करना है, वेग। तो विस्थापन से वेग अगर ज्ञात करना है तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं विस्थापन से वेग अगर मुझे निकालना है तो मुझे विस्थापन का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करना होगा। तो मैं यहाँ पर विस्थापन को लिख लेता हूँ। विस्थापन का मान है 2t-4t² प्लस में 16। अब अगर हम इसका एक बार अवकलन करें समय के सापेक्ष तो मैं लिख देता हूँ dx बटे में dt, और एक बार अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा v। तो एक बार अवकलन कर दो, 2 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, t की घात 1 का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस में 4t² का अवकलन कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, प्लस में 16 अचर राशि अगर अकेली आ जाए तो उसका अवकलन कितना होता है, 0। तो यहाँ से अपने पास v का मान जो है वो कितना मिल गया, 2 माइनस में 8t मिल गया। अब देखो आपको t बराबर 1 सेकंड पर वेग निकालना है, तो यहाँ पर इस समीकरण में रख दो t बराबर 1। तो t बराबर 1 सेकंड अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो v बराबर बन जाएगा 2 माइनस 8 गुणा में 1। तो v बराबर 2 माइनस 8 कितने बन गए, -6 मीटर प्रति सेकंड। अब ये वेग आया है, ठीक है। तो वेग का चिन्ह कैसा है, ऋणात्मक है। वेग का चिन्ह ऋणात्मक है मतलब कि कण की गति की दिशा परिवर्तित हो गई। पहले अगर वो प्लस एक्स एक्सिस की ओर जा रहा था तो अब t बराबर 1 सेकंड पर वो किधर गति कर रहा है, वो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ गति कर रहा है। यहाँ पर जो नेगेटिव का साइन है वो हमें इस कण की दिशा को बताता है। अगर हम एक प्रॉब्लम और इसके ऊपर बेसिस करें, आपको अगर बोल दे कि किसी कण का त्वरण जो है वो त्वरण है 2 माइनस में 4t, ठीक है, और आपको t बराबर 1 सेकंड पर कण का विस्थापन बताना है। t बराबर 1 सेकंड पर कण का विस्थापन बताना है कि कण का विस्थापन कितना हो जाएगा। आपको त्वरण दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और कण का विस्थापन वो पूछ रहा है। तो त्वरण से विस्थापन अगर आपको निकालना है तो त्वरण से विस्थापन कैसे निकालते हैं, तो मैं बोलूँगा त्वरण का अगर हम 2 बार समाकलन कर दें, एक बार समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, वेग आएगा। वेग का फिर से समाकलन करेंगे समय के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। तो इनका एक एक बार समाकलन करते जाओ। और क्या चीजें आपको दे रहा है, और आपको दे रहा है कि t बराबर 0 पर वेग जो है वो वेग कितना है, 0 है। t बराबर 0 पर कण का वेग कितना है, 0 है। और t बराबर 0 पर विस्थापन जो है कण का वो भी कितना है, 0 है। ये 2 चीजें आपको एडिशनल में वो दे रहा है। समीकरण आपके पास ये है, आपको बोल रहा है t बराबर 1 सेकंड पर कण का विस्थापन बताओ 1 सेकंड पर, और
प्रारंभिक स्थिति जो है t बराबर 0 यानी गति शुरू करने से कुछ क्षण पूर्व, तो कुछ क्षण पूर्व वेग कितना 0, t बराबर 0 पर भी विस्थापन भी कितना है 0 है। तो चलिए इसका समाकलन हम लोग करते हैं। तो मैं लिखूंगा कि a जो है, a को मैं क्या लिख सकता हूं, a को लिख सकता हूं dv बटे में dt बराबर 2 माइनस 4t। dv को इधर रख लेते हैं और इस dt को इधर ले आते हैं। dt को इधर ले आएंगे तो मैं क्या बोलूँगा, ये बन गया 2 माइनस 4t dt। ठीक है, अब दोनों तरफ का समाकलन कर दो। इधर dv का समाकलन करूंगा तो मैं लिखूंगा v और v की सीमाएं। तो v की सीमा की अगर मैं बात करूं तो प्रारंभिक वेग देखो कितना है, प्रारंभिक वेग 0, तो मैं यहाँ लिखूंगा 0 और बाद का वेग कितना हो गया वो हमें देखना है। तो v हमने यहाँ पर लिख दिया बराबर में समाकलन 2 माइनस 4t और साथ में आ गया dt। अब t की सीमा क्या लिखें, तो मैं t की सीमा जो है वो एक बार नहीं लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमें वेग नहीं ज्ञात करना है, हमें विस्थापन ज्ञात करना है। अगर हमें वेग ही ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 लिख देंगे सीमा, तो हमें वेग का मान जो है वो मिल जाएगा। लेकिन हमें वेग का मान ज्ञात नहीं करना, हमें विस्थापन का मान ज्ञात करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सीमा लिख देता हूँ v बराबर आपके पास इसका समाकलन करना है। इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, 2 के मल्टीप्लाई में कुछ ही नहीं है, तो मैं dt को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो मैं समाकलन नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं इन दोनों पदों को अलग अलग लिख रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा 2 dt माइनस में 4t dt। तो इन दोनों का अलग अलग समाकलन हो गया यहाँ पर। अब अलग अलग समाकलन करते हैं तो v बराबर कितना आ जाएगा, 2 तो बाहर रहेगा, dt का समाकलन हो गया t माइनस में 4 तो बाहर रहेगा, t की घात 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, t की घात 2 बटे में 2 और प्लस में एक अचर राशि हमने कितने लिख दी, c लिख दी। अब देखो यहाँ पर हमें विस्थापन ज्ञात करना है तो इसका एक बार और समाकलन करना होगा, लेकिन हमें c का मान नहीं पता कि c का मान जो है वो कितना होगा। तो c के मान के लिए वो क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि t बराबर 0 पर वेग कितना है, 0 है। तो जब इस समीकरण के अंदर मैं t बराबर 0 रख देता हूं तो t बराबर 0 रखने पर ये वाला पद 0 हो गया, ये वाला पद 0 हो गया। तो वेग भी आपको दिया हुआ है t बराबर 0 पर 0, तो c का जो मान है वो c का मान कितना आ गया आपके पास कि t बराबर 0 पर c का मान कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब वेग का जो मान है अपने पास वो कितना है, 2t माइनस में 2 को इससे कैंसिल आउट कर दूं 2 टाइम्स तो 2t²। ये आपके पास वेग का मान है, आ गया। अब हमें विस्थापन का मान ज्ञात करना है तो हमें इसी समीकरण का एक बार और समाकलन करना होगा। अब देखो एक बार और समाकलन हम लोग इस समीकरण का करें तो v बराबर है आपके पास 2t माइनस में 2t²। समाकलन करो इसका, मैं लिख सकता हूँ v को क्या लिख सकता हूँ, dx बटे में dt बराबर इधर dx बाई dt लिख दिया मैंने। इधर क्या है आपके पास 2t माइनस 2t², dt को इधर ले जाओ तो dx बराबर हो जाएगा 2t माइनस 2t² dt। अब दोनों तरफ का समाकलन कर दो तो dx का समाकलन हो जाएगा x और इसकी सीमाएं मैं रखूंगा तो x t बराबर 0 पर तो विस्थापन है 0 और बाद का विस्थापन मुझे पता करना है। ठीक है, अब यहाँ पर समाकलन करेंगे तो मैं लिखूंगा समाकलन, इन दोनों को अलग अलग लिख लो तो मैं लिखूंगा 2t dt माइनस समाकलन 2t² dt लिख दिया यहाँ पर। चलो यहाँ पर ये मैं सीमा रखूंगा तो पहले उच्च सीमा माइनस का साइन लगाकर निम्न सीमा तो x ही बनेगा। तो x बराबर कितना बनेगा, 2 तो बाहर रहेगा, t की घात 1 का समाकलन कितना, t की घात 2 बटे 2 माइनस का साइन लगाकर 2 तो नियतांक है बाहर रहेगा, t की घात 2 का समाकलन कितना हो जाएगा, t की घात 3 बटे 3 प्लस में एक दोनों का ही कॉमन समाकलन नियतांक हमने यहाँ पर लगा दिया। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो x बराबर मिल गया हमें t² माइनस 2 बटे 3 t की घात 3 प्लस में c।
अब आपको बोल रहा है कि t बराबर 0 पर विस्थापन कितना है, 0 है। तो जब मैं यहाँ पर t बराबर 0 रखता हूँ तो t बराबर 0 रखने पर विस्थापन भी 0, तो c का मान कितना मिल जाएगा, c का मान मिल जाएगा 0। इसका मतलब विस्थापन कितना है अपने पास, x बराबर टी स्क्वायर माइनस 2/3 टी स्क्वायर। अब सॉरी टी क्यूब। अब देखो अपने को कितने समय पर विस्थापन निकालना है, तो वो बोल रहा है t बराबर 1 सेकेंड पर। तो इस समीकरण में t बराबर 1 सेकेंड रख दो। t बराबर 1 रखूंगा तो t बराबर 1 सेकेंड पर कितना आ जाएगा, x बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2/3, 1 की क्यूब भी 1, तो x बराबर 1 माइनस 2/3 यानी कितना बन जाएगा, 3 माइनस 2/3 यानी x बराबर आ गया आपके पास 1/3 मीटर। ये t बराबर 1 सेकेंड पर कण का विस्थापन आपके पास आ गया है। इस तरीके की बहुत सी प्रॉब्लम होती है जो हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिस पर सॉल्व करते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही, बाकी नेक्स्ट। थैंक यू।